वेलकम बैक गाइस, दिस इज तैयब हुसैन और आज हम कवर करने वाले हैं .NET फ्रेमवर्क इन डिटेल। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया था कि .NET होता क्या है और C# लैंग्वेज क्या है, मतलब दोनों में अंतर समझा था। तब हमें ये क्लियर हुआ था कि .NET एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सपोर्ट करता है 30+ .NET लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन यानी कि वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन या किसी भी तरह की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, CLI, CTS, CLF, BCL एंड CL। तो स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं वन बाय वन सबके बारे में। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि .NET फ्रेमवर्क की हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये तैयार हुआ था और क्या पॉइंट थे इसके तैयार करने के। सबसे पहले 90s में यानी कि लेट 90s में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया था कि हम इसको एक .NET फ्रेमवर्क बनाएंगे, और जो कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था अंडर द नेम ऑफ NGWS यानी कि नेक्स्ट जनरेशन विंडो सिस्टम्स। के बाद में इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए स्पेसिफिकेशंस तैयार करी गई और उस स्पेसिफिकेशंस को नाम दिया था CLI यानी कि कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो ये स्पेसिफिकेशन थी कॉमन लैंग्वेज के बारे में, वो बात करती थी 4 चीजों के बारे में। सबसे पहला था कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो कि बहुत सारी कॉमन लैंग्वेज रहेंगी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए .NET फ्रेमवर्क के थ्रू, तो उनकी कॉमन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ फिर क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज अपने साथ अलग डेटा टाइप यूज करती है, फिर तो इसलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि डेटा टाइप कैसे सेम रखे जाएंगे, तो वो चीज कवर की गई CTS के थ्रू यानी कि कॉमन टाइप सिस्टम। फिर बात आती है BCL यानी कि अब क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बेस क्लास लाइब्रेरी होती है, तो यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी की जरूरत थी। बट ये लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगी, तो जिसे बेस क्लास लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का नाम दिया गया। तो BCL भी तैयार की गई और फिर लास्ट था यहाँ पर जो था मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो था CLR या वर्चुअल एग्जीक्यूशन सिस्टम या कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो एक्चुअल में क्लाइंट मशीन पर उस पर्टिकुलर CIL कोड या MSIL कोड को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए वन बाय वन इन चारों चीजों को पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरह से। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि CLI स्पेसिफिकेशन बनाई गई, और वो जो CLI स्पेसिफिकेशन थी वो बात करती हैं 4 चीजों के बारे में, जो कि CLS, CTS, BCL एंड VES थे, जो कि इसका पार्ट थे CLI का। मतलब इसमें इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। तो वन बाय वन समझते हैं इन सभी को। CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, एक सेट बेस रूल तैयार किए गए जिसमें .NET लैंग्वेज किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगी। इसमें बताया गया कि हर एक लैंग्वेज कंपाइल होने के बाद में कंपलसरी एक सेम आउटपुट कोड जनरेट करनी चाहिए, और वो कोड को ही नाम दिया गया CIL कोड और MSIL कोड। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कंपाइल्ड इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड और माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, दोनों ही नाम से पुकारा जाता है। बेसिकली अगर इसका एग्जांपल देखें तो VB.NET विजुअल बेसिक कंपाइलर के थ्रू CIL कोड में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। इसी तरह से C# का कंपाइलर से C#.NET लैंग्वेज CIL कोड जनरेट करनी चाहिए, और जो कि करती भी है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में। फिर इसके बाद में आता है CTS यानी कि कॉमन टाइप सिस्टम, तो जिसमें ये डिस्कशन किया गया था कि अकॉर्डिंग टू CTS ऑल द .NET लैंग्वेज हैज टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म डेटा टाइप स्ट्रक्चर, मींस सिमिलर डेटा टाइप मस्ट बी द सेम इन साइज अंडर द लैंग्वेज ऑफ .NET। नाम अलग है, डजंट मैटर, बट उनके साइज और उनका जो एक तरह से साइज है, वो साइज और रेंज वो कॉमन होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर हम इसको और भी समझें तो जैसे कि 2 .NET लैंग्वेज आपस में जब कम्युनिकेट करना चाहें तो वहां पर साइज ऑफ डेटा टाइप का कोई प्रॉब्लम ना रहे रियल टाइम डेवलपमेंट में। तो ये ध्यान रखा गया कॉमन टाइप सिस्टम में। और इसको अचीव किस तरह से किया गया, तो इंटरेस्टिंगली व्हेन वी कंपाइल्ड एनी .NET लैंग्वेज देन द डेटा टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू द सेम टाइप दैट इज CIL कोड टाइप। मतलब जब आप किसी भी लैंग्वेज को कंपाइल करा देते हैं, .NET लैंग्वेज को कंपाइल करा देते हैं, तो वो CIL कोड में कन्वर्ट होती है। तो CIL कोड का अपना ही जो एक फिक्स टाइप था उसमें सभी के सब कन्वर्ट हो जाते हैं। सो व्हेन वी वांट टू कंज्यूम द कोड ऑफ वन .NEट लैंग्वेज कोड फ्रॉम अनदर .NEट लैंग्वेज कोड, देन द डेटा टाइप्स ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू CIL टाइप
and present to the second language as it can be understandable by the second language। मतलब अब क्योंकि कंपाइल होने के बाद में टाइप सेम हो रहा है, तो यहां पर सबसे पहला ये था कि अगर दो लैंग्वेज आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगी तो सबसे पहले जो हमारे पास जो लैंग्वेज कोड है वो क्या होगा, कंपाइल्ड हो जाएगा। और कंपाइल्ड होने के बाद में पहली लैंग्वेज का कोड, क्योंकि अब सेम टाइप मिल जाएगा तो दूसरी लैंग्वेज कोड उसको आराम से कंज्यूम कर सकती है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। CTS एंड CLS आर द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी। हमने स्टार्टिंग में ही फीचर समझी थी कि लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड स्पेसिफिक फीचर है जो डॉटनेट की है। एग्जांपल इसका हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक फाइल है जो कि C# कोड इसमें लिखा हुआ है, और जो कि C# के जो डेटा टाइप है वो स्मॉल में है, इंट, फ्लोट, बूल। और जब हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में हमारे पास एक लैंग्वेज कोड आया जो कि CIL कोड जनरेट होगा, और इसमें जब डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो ये हमारे हो जाएंगे एक तरह से कंपाइल्ड टाइप के, जो कि MSIL कोड है। MSIL कोड या CIL कोड का अपना अलग टाइप है। तो int 32 यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह से फ्लोट सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखें जो हमारे CIL कोड टाइप हैं वो स्टार्ट होते हैं कैप्स लॉक। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो हमारा ये वाला टाइप रहेगा यानी कि जो सोर्स कोड फाइल वाला टाइप रहेगा वो होगा हमारा लैंग्वेज का, जो कि डिफर करेगा लैंग्वेज टू लैंग्वेज, वेरी करेगा। और जो हमारा एक CIL या आउटपुट टाइप होगा फाइल का, वो हमारा कैसा टाइप होगा, वो होगा MSIL या CIL कोड का स्पेशल टाइप, जो कि फ्रेमवर्क का अपना अलग टाइप होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें विजुअल बेसिक की, सपोज करो कि विजुअल बेसिक .NET में ये कोड लिखा हुआ है, तो उसके जो टाइप होते हैं वो होते हैं इंटीजर, सिंगल और बूलियन। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा फिर से int 32 में, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, बूलियन और बूलियन में, यानी कि जो रिमेनिंग है वो सेम है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आगे बात करते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी की। तो बेस क्लास लाइब्रेरी किस तरह से काम करती है, तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि लाइब्रेरी होती क्या है। तो एक लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ रीयूजेबल फंक्शनैलिटी। ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बिल्ट इट्स ओन लाइब्रेरीज लाइक हेडर फाइल्स इन C लैंग्वेज एंड C++ और पैकेजेस इन जावा। सेम .NET में भी किया गया कि यहाँ पर भी एक प्रोवाइड की गई लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई, जिसे .NET की जितनी भी लैंग्वेज थी उन्हें सभी को सर्व करती थी फंक्शनैलिटीज, रीयूजेबल फंक्शनैलिटी, जिसे बेस क्लास लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के नाम से भी जाना। द स्पेशलिटी ऑफ दिस लाइब्रेरी इज इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय एनी .NET लैंग्वेज। और ये जो इसकी खासियत थी, तो यही वो खासियत थी इन लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी की, कि BCL इज द गुड एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी बिकॉज दिस बेस क्लास लाइब्रेरी have been developed by using C# language and being used by all the .NET language। तो मतलब सिंपल सी बात थी कि जो हमने लैंग्वेज इंटरऑपरेटिबिलिटी के पीछे हमने कहानी पढ़ी थी, उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो बेस क्लास लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस, कीवर्ड, वेरिएबल्स, ये सब चीजें हमें आगे यूज करने के लिए मिलने वाले हैं, वो किस में लिखे गए हैं, वो C# में लिखेंगे। लेकिन हम किस में थ्रू, हम J# के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, विजुअल बेसिक के थ्रू भी यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल जो लैंग्वेज यहाँ पर सपोर्ट है किसी भी लैंग्वेज के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी के एग्जांपल की। तो जिस तरह से बेस क्लास लाइब्रेरी टॉप पर है और ये सपोर्ट कर रही है किसको, C# .NET को, विजुअल बेसिक .NET को, और इसी तरह से एनी .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब CLR को समझ लेते हैं कि CLR और VES है क्या, वर्चुअल एग्जीक्यूशन सिस्टम या कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो जो .NET फ्रेमवर्क है वो अवेलेबल है अलग से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या मैं इस तरह से कहूं कि जो .NET फ्रेमवर्क है वो स्पेशली एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोग्राम है जो सिस्टम डिपेंडेंट है। मतलब मैक के लिए आपको मैक का फ्रेमवर्क डाउनलोड करना पड़ेगा, इसी तरह से लाइनक्स के लिए लाइनक्स कंपैटिबल और विंडोज के लिए विंडोज कंपैटिबल। तो ये सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो रन कराने के लिए CIL कोड को हमें किसमें, मशीन, किसी भी मशीन पर जिस पर हमें उस कोड को रन कराना है, CIL कोड को, क्या होना जरूरी है, फ्रेमवर्क रन होना यानी इंस्टॉल होना फ्रेमवर्क जरूरी है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा .NET फ्रेमवर्क 3.5 इज नॉट अवेलेबल इन योर मशीन, प्लीज डाउनलोड फ्रॉम, या .NET फ्रेमवर्क 4.5। मोस्टली इसका ज्यादा
प्रॉब्लम आता था। होता क्या है कि जब हम उस सॉफ्टवेयर को डाल देते हैं तो इनसाइड दिस वी हैव ए CLR, और जैसे कि हमने पहले भी समझा कि CLR जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यानी कि MSIL कोड को, और वो किस में मिलता है, वो मिलता है .NET फ्रेमवर्क। CIL या MSIL कोड था उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में अकॉर्डिंगली टू द क्लाइंट प्लेटफॉर्म, यानी कि क्लाइंट का जिस तरह का प्लेटफॉर्म है उसके मशीन कोड में, रेस्पेक्टेड मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि CIL कोड अगर विंडो के लिए है तो यहाँ पर मशीन कोड फॉर विंडोज तैयार हो जाएगा, लाइनक्स फॉर लिनक्स के लिए तैयार हो जाएगा, और मैक फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक करें हमारे वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, और अगला लेक्चर कंटिन्यू करें मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड एप्लीकेशंस।